फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर जो हैं वो अब अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे हैं पाकिस्तान में, है नो डाउट। वॉशिंगटन में लंच वो कर रहे हैं, टैंपा में इंडिया को धमकी वो दे रहे हैं, हर जगह वो ही सामने आ रहे हैं। पॉलिटिकल एलिट कहाँ है, पॉलिटिकल लोग कहाँ हैं, किसी को अभी तक नहीं पता है। हमें भी नहीं पता कि पॉलिटिकल लोग, यानी कि प्रधानमंत्री भी एक होता है कंट्री का, और डिफेंस मिनिस्टर भी होता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है, सबका काम आसिम मुनीर साहब ही करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, वी लव हिम। और ऐसा आदमी होना भी चाहिए कि एक तनख्वाह में 10 का काम करे। हालांकि एक रिपोर्ट आई है अभी, आसिम मुनीर की अपनी पर्सनल एसेट्स $8 लाख बताए गए। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, $8 लाख बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन सच ये है कि वो जिस कॉन्ग्लोमरेट को लीड करते हैं, फौजी फाउंडेशन को, डीएचए को, फौजी फाउंडेशन अलग है, डीएचए, डीएचए यानी कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, उसके चीफ हैं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो है उसमें तकरीबन वो तकरीबन 100 करोड़ की है, 100 करोड़ डॉलर की, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ डॉलर की। और आसिम मुनीर को बोला जा रहा है कि इसके पास, आसिम मुनीर के पास 1 करोड़, वो सॉरी $1 बिलियन इसके पास है। ये पूरा का पूरा गेम, क्योंकि आसिम मुनीर उनमें भी कमाई कर रहे हैं जो पाकिस्तान खरीदारी कर रहा है, उसमें भी कमाई कर रहे हैं जो डीएचए कर रहा है, उसमें भी कमाई कर रहे हैं जो फौजी फाउंडेशन की दूसरी कमाई है। तो $1 बिलियन के एसेट्स बताए जा रहे हैं। इस आसिम मुनीर के इतने एसेट्स हैं और ये अब भी अपनी कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं है। गिरधर ममीडी जी, आप जिस हमारे साथ हैं, गिरधर सर गूगल इंडिया के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रह चुके हैं और कई बड़ी कंपनीज में, इंटरनेशनल कंपनीज में काम किया, सऊदी अरेबिया, दुबई, चाइना, कहाँ नहीं काम किया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर एक चीज, आसिम मुनीर $1 बिलियन के एसेट्स लेके बैठे हैं, ये पाकिस्तान गरीब कंट्री है क्या? रोहित जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। देखिए, $1 बिलियन कोई चीज है ही नहीं है, क्योंकि मैडम आयशा सिद्दीका का किताब आपने पढ़े होंगे, मिलिट्री इंक। तो उसमें एक फौजी फाउंडेशन का पूरा डिटेल्ड अकाउंट दिया है मैडम ने, और वो खुद मतलब एस्टैब्लिशमेंट में काम कर चुकी है, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर रह के ये सब वो जानकारी रखती थी, इसीलिए वो आके किताब लिखी है। और उसके बाद वो अब पाकिस्तान जा नहीं पा रही है। पाकिस्तान जाएगी तो भी मतलब इनका सिचुएशन इतना ठीक नहीं है उधर, अभी कहीं विलायत में बैठी है, वेस्ट में बैठी है। तो इनका पकड़ इतना गहराई में चला गया, 100 के ऊपर कंपनीज ये लोग बना के बैठे हैं, और ये टॉयलेट पेपर से लेके कुरियर सर्विस तक किसको नहीं छोड़ा है। तो पूरा फौज चलाती है, मतलब लाखों एकड़ की जमीन इनके कब्जे में है, वो खेती चलाते हैं। पता नहीं भारत से जंग लड़के जीतने के एक काम नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सब करते हैं लोग। तो ये चीज है। तो $1 बिलियन कोई चीज है ही नहीं है। ये लोग टास्मेनिया में, कनाडा में, दुबई में, फिर लंदन, कहाँ का है, टोरंटो में, ये लोग अरबों करोड़ों रुपया का मतलब निजी संपत्ति है इन लोगों का। वहां बड़े बड़े बंगला, बड़े बड़े एकड़ जमीन खरीदते हैं लोग। तो इसलिए जो आपको ऑफिशियली बताया जाता है वो कुछ भी नहीं है। दे हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ असेट्स, और वो भी ये लिटरली मतलब इनको कोई मारने तक ये तो फील्ड मार्शल रहेगा, ये फौज का चीफ रहेगा। तो आप समझ सकते हो ये क्या क्या कर सकते हैं। तो मगर ये चीज जो है बस एक काली फौज का ही नहीं है, इनके जो ब्यूरोक्रेसी है, और फौज, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप, ये तीनों मिलके उस देश को लूट रहे हैं। तो इसीलिए उस देश में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो इनको, इनकी कमाई कहाँ से आती है? कमाई आती है उनके जो कर्ज है उसी से आती है। चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एडीबी हो, चाहे यूरोपियन कॉन्ग्लोमरेट्स हो, चाहे सऊदी अरेबिया, यूएई हो, कहीं से भी इनको पैसे आते हैं। ये पूरा मतलब पाकिस्तान के बैंक आते हैं, बैंक में आते हैं, यहाँ से फिर
दुबई, लंदन, पता नहीं कहाँ कहाँ ये चले जाते हैं पैसे। तो ये चीज है। अब आपने देखा है, आपने भी शो भी किया होगा, ये वहाँ यूएस में बैठ के फ्लोरिडा में टम्पा में क्या क्या बोला है, आपको भी पता है। अब उसके पीछे इनका मंशा क्या है आप देखेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इन लोगों का। वो है अपने गनपट्टी पे बंदूक लगा के दुनिया को डराते हैं कि हमें पैसे दो, आप पैसे नहीं देंगे तो अपने आप को मार देंगे। ये धमकी देके वो पैसा ले लेते हैं। यही इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। तो वही कर रहा है उधर, वहां जाके अमेरिका में जाके धमकी दे रहा है कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फिर भारत हमारे साथ ये करेगा वो करेगा तो हम डूबेंगे, मगर आधा दुनिया को हमारे साथ ले डूबेंगे। भाई आधा दुनिया आपका क्या बिगाड़ा है? आपका दुश्मनी तो भारत से है ना। तो भारत आधा दुनिया तो नहीं है, दुनिया में तो बहुत से कंट्रीज हैं। अब म्यांमार में क्या बिगाड़ा, थाईलैंड ने क्या किया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये लोग क्या किया आपका आपके साथ। फिर आपके उस तरफ देखेंगे तो ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये लोग क्या गलती किया है कि वो भी आपके साथ डूब मरेंगे। तो इनकी जो मॉडल है वही है। अभी उनको उनको खत्म करके उनको डुबाने का सोच कौन रख रहा है? हम तो नहीं किया ना। मोदी जी क्या कहा है, आप रोटी खाओ वरना हमारी गोली। मतलब क्या है, आप रोटी खाते रहो, हम आपसे कोई पंगा नहीं लेंगे, आपका आपका मर्जी, आप जियो, मगर हम हमसे पंगा लेंगे तो हम कुछ करेंगे। तो इसीलिए डूबने की बात कौन कर रहा है? तो ये सब धमकाने वाली चीज है। पूरा दुनिया को धमका के वो कर्ज और पैसे उठाने का एक मॉडल है। वही मॉडल वहां चला रहा है। अब उधर भी देखिए आप, पहला वो ह्यूस्टन में करना चाह रहा था। ह्यूस्टन में उनको पता चल गया इंटेलिजेंस कि इनके जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वहां के कुछ नाराबाजी करेंगे तो एक्सपोज हो जाएगा, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया। फिर गया इधर गया, फ्लोरिडा गया, टम्पा में गया, तो वहां भी ये पहले दिन जो अनाउंस किया था उस दिन नहीं कर पाया क्योंकि वो श्योर नहीं था। फिर सबको मैसेज भेज दिया कि 6 घंटे पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे तभी आना आप। तो 6 घंटे का इंफॉर्मेशन मिला तो सब पहुंच गया उधर। उसमें भी इनके एम्बेसी के स्टाफ 50-60 लोग वही थे। बाहर कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन जिनका वहां इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, या जो एंटी इमरान खान के जितने भी है वो लोग आए थे। तो बाहर के लोग 20-25 से ज्यादा नहीं थे, बाकी सब इनके एम्बेसी के लोग थे। और इनके सामने ये बयानबाजी किया। और आपने देखा होगा किसी को भी फोन कैमरा अंदर जाने का अंदर लेके जाने का इजाजत नहीं था, इसीलिए इनका स्टेटमेंट कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया है। ना वीडियो रिकॉर्डिंग है ना ऑडियो रिकॉर्डिंग है ना। तो ये चीज है। तो मतलब इतना डरा हुआ है कि वो खुद पता नहीं है कि कब इनके साथ क्या होगा, क्या एक्सपोज होगा। आपने जो जिक्र किया है, लंच किया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उस लंच में इनके साथ जितने भी प्रोटोकॉल लोग आए थे उनको भी बाहर बिठाया गया, बस सिर्फ अकेला इनको अंदर लेके गया और एक फोटो तक इनका रिलीज नहीं हुआ है। कोई जॉइंट कम्युनिक नहीं है, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं है, या वहां से अमेरिका से इंडिपेंडेंटली भी कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। तो ये इनकी औकात है ना। तो फिर ये धमकी ये दिया, बहुत सी चीजों के ऊपर धमकी दिया, तो आपने भी कवर किया होगा। मगर इसके पीछे आप देखेंगे तो वही मिलिट्री इंक, फौजी फाउंडेशन का ही हाथ आपको दिखेगा। उनका पैसा मतलब कहां से आएगा? देश को तो लूट लिया, देश में तो कुछ बचा ही नहीं है, गिरवी रख दिया हर चीज को। उनके एयरपोर्ट्स, उनके हाईवेज, उनके सी पोर्ट्स, उनके बंदरगाह जो भी है सब गिरवी गिरवी रख दिया। वो उनके पास कुछ है ही नहीं है, तो बचा क्या है? दुनिया से कर्ज लेना है। तो यही चल रही है। तो एक भी ऐसे एक रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुझे बताइए पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में रहता हो। कोई भी पाकिस्तान में नहीं रहता है, बस वो रिटायर होने के बाद भाग जाते हैं। अब कमर जावेद बाजवा किधर है? पाकिस्तान में तो नहीं है वो, लंदन विंदन कहीं घूम रहा है बीवी के साथ, दूसरा या तीसरा हनीमून मना रहा है वो। तो है कौन उधर? तो दैट इज द मॉडल, इनका मॉडल है धमकी देना। और धमकी देने के बाद पूरा दुनिया डर जाएगी और इनके हाथ, इनके सामने कुछ ना कुछ दे देगी, इनके हाथ में लॉलीपॉप दे देगी। अरे बच्चा बच्चा मत रो मत, अब चिल्लाओ मत, आपको कुछ लॉलीपॉप दे देंगे, F-16 दे देंगे, आपको बीबी रान दे देंगे, या कुछ और दे देंगे, एक रडार दे देंगे। ये इनका मॉडल है। तो इसीलिए
ये कर रहा है, बट हम इसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि एक और उदाहरण दिया है कि हम एक कूड़े के ट्रक जैसा है, भारत एक मर्सिडीज बेंज है, फरारी जैसे जाएगा। पहले ये तो तय करिए भाई, भारत मर्सिडीज है या फरारी है, जो भी है कूड़े के ट्रक से तो अच्छा है ना, तो ये तो तय है। तो फिर भी उनका अप्रोच यही रहा है, हमारी एक आंख गई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या हमारी एक हाथ, हमारे दोनों हाथ कट गया तो कोई बात नहीं है, इनका एक उंगली कट गया तो हम बहुत खुश हैं। लेकिन वो तो धमकी देता है कि मैं आधी दुनिया खत्म कर दूंगा। जी, वो आधी दुनिया को क्या खत्म करेगा, अभी बचा क्या है उसके पास, खत्म करने के लिए क्या बचा है। मगर वो भी हम सीरियसली लेना है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी एक भी न्यूक्लियर अटैक होता है, पूरा दुनिया 20 साल पीछे चला जाता है, सिंपल। क्योंकि एक बार एक कोई न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करती है तो दूसरा पावर भी इस्तेमाल कर सकती है, एक मैसेज चला जाएगा। तो अब देखिए 2.5-3 साल से लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, मगर न्यूक्लियर अटैक के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, ना रशिया कर रही है, ना नेटो अमेरिका, कोई भी इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और शायद 1 लाख या 2 लाख से ऊपर रशियन सोल्जर्स भी मर गए होंगे, फिर भी वो न्यूक्लियर अटैक की बात नहीं कर रहा, मगर ये फील्ड मार्शल उसकी बात कर रहा है, धमकी दे रहा है। तो ये चीज है, इसीलिए उनका स्टेटमेंट में वजन है। एक अटैक होगा तो आधा दुनिया डूब जाएगी, मतलब आपकी इकोनॉमी तबाह हो जाएंगे, आपकी सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स तबाह हो जाएंगे, फिर जो होगा मतलब पूरा दुनिया डिसरप्ट हो जाएगी। एक दूसरा, क्या उनके पास ही हथियार है क्या, भारत के पास हथियार नहीं है क्या, जब वो अटैक करेगा तो हम चुप बैठेंगे क्या। तो ये चीज है। वाजपेयी जी, मोदी जी को छोड़िए, वाजपेयी जी के सामने भी यही धमकी का एक स्टेटमेंट लेके आए थे कोई, और उनसे पूछा गया कि देखिए पाकिस्तान ये धमकी दे रहा है कि आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा या फलान ढिमकान जो भी है, आप चुप रहना है। तो वाजपेयी जी का क्या रिस्पॉन्स था कि हमारी ऊपर न्यूक्लियर अटैक होगा तो अगले दिन का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देखेगा, ये वाजपेयी जी का स्टेटमेंट। नेक्स्ट डे सनराइज वो नहीं देखेगा पाकिस्तान। तो हमारे पास इतना क्षमता है कि पूरे उनके जितने भी कुछ भी नहीं बचेगा पाकिस्तान में, सब चीज तबाह हो जाएंगे। मतलब इनको सीधा मतलब प्रॉफेट मोहम्मद के कालखंड में लेके जाएंगे। तो ये इतना क्षमता भारत रखता है, ऑलरेडी हमने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया इनको, फिर भी ये धमकी दे रहा है। अब देखिए पाकिस्तान सच्ची में वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। जब नूरखान एयरबेस में अटैक हुआ है, उनका तबाही जो हुआ हम सैटेलाइट में दिखा, वही चीज नहीं है, उससे ज्यादा तबाही उनको ये हुआ कि उनके जितने भी न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी स्ट्रक्चर हैं, उनके जो लोग हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब मर गए उसमें। अब उसको न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे मतलब आप पूरा रेडी रख के आप नहीं रखेंगे ना उसको, उसका न्यूक्लियर मटेरियल का ही रखेंगे, फिर मिसाइल का और रखेंगे, फिर उसका जो डिलीवरी सिस्टम अलग से रखेंगे। तो इनको तीनों को आप जोड़ के मिला के फिर उसको न्यूक्लियर बम तैयार करेंगे, फिर उसको आप यूज करेंगे। ये सब प्रोटोकॉल्स किसको जिन जिन लोगों को मालूम है, और न्यूक्लियर मटेरियल का ये प्रोसेस जिसको मालूम है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब नूरखान एयरबेस के सेलर में बैठे थे। तो अब देखिए वहां न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर में कोई बंदा जाना हो तो उसका कितना स्क्रूटिनी होगा, उनका क्या एंटीसीडेंट्स है, कहां से आ रहा है, या रॉ का एजेंट तो नहीं है, या मोसाद का एजेंट नहीं है, ये सब चेकिंग होगा ना पूरा उसका, मतलब इसका सिक्योरिटी क्लियरेंस होगा। तो एक एक बंदा का सिक्योरिटी क्लियरेंस करने में इतना वक्त लगेगा, इतना मेहनत करना पड़ता है उसको। इन सब लोगों को हमने उड़ा दिया, कोई बचा ही नहीं है। मान लीजिए कि आज पाकिस्तान डिसाइड करेगी कि भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करना है, वो न्यूक्लियर वेपन हमारे ऊपर दागने के लिए उनके पास लोग नहीं है, कोई बचा ही नहीं है, सब मर गया। और इतना जाहिल देश है ये कि ये लोग जब जो लोग मर गए थे उनके डेड बॉडीज बाहर नहीं लेके आए, ताकि हम सैटेलाइट में उसको कैप्चर करेंगे, सबको पता चल जाएगा कि कितने लोग मरे हैं।
तो उसको वहीं की वहीं दफना दिया, मतलब उसको बाहर नहीं आने दिया, उसके ऊपर कंक्रीट डाल दिया। ये लोग, इतना जाहिल काम है ये। तो ये चीज है, तो इसीलिए वो न्यूक्लियर धमकी दे रहा है, मगर असली में वो कुछ करना भी चाहता है तो कुछ नहीं कर पा रहा, ये चीज। दूसरा, अमेरिका तो उसको करने नहीं देगी, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। चाइना भी उसे करने नहीं देगी, वो अलग बात है। मगर एक मिनट हम मान के चलेंगे ये कुछ करेगा, तो उनका क्या न्यूक्लियर ट्रायड होगा। ये तो मिसाइल्स पे फायर करेंगे, या इनका एयरक्राफ्ट आके फायर करेंगे, या इनके शिप्स फायर करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में इनका एक शिप बाहर नहीं निकला कराची से, डर के मारे बैठे थे ये लोग। एक इक्का दुक्का उसका पंडुबिया जाके ओमान में चुप गए थे, बाहर आते ही उसको मार देंगे हम, तो उससे तो हम अटैक नहीं कर पाएगा। और इनके पूरे जितने भी एयरक्राफ्ट है वो कहीं पेशावर, चरसड्डा, फिर पता नहीं कहीं ईरानियन बॉर्डर बलूचिस्तान में जाके छुपा दिया, क्योंकि उनका तो कोई स्पेस नहीं है, कहीं भी जाके हम मार सकते हैं। 300 किलोमीटर उनके जमीन के अंदर जाके हमने उसके एवैक्स को उड़ा दिया। लॉन्गेस्ट किल हमारी एयर मार्शल ने बता दिया, लॉन्गेस्ट किल हमने मारा। तो मतलब वो उनका एक भी एयर एसेट महफूज नहीं है, कहां से मारेंगे भारत में। तो एयरफोर्स से नहीं मार सकता है, नेवी से नहीं मार सकता है, एयरफोर्स से नहीं मार सकता है, बचा क्या है, मिसाइल दाग सकता है। जो जिस मिसाइल में वो न्यूक्लियर मटेरियल रख के हमारे ऊपर वार कर सकता है, शाहीन, उसको हमने सिरसा में उड़ा दिया। तो करेगा क्या बताइए, भारत को अटैक कैसे करेगा। मगर ये स्टेटमेंट उनको भी पता है कुछ नहीं कर पाएगा, करने का क्षमता नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वेस्ट को धमकाने के लिए एक कर रहा है, दूसरा अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी पाकिस्तान में इनकी सिचुएशन महफूज नहीं है, इसीलिए उनके कोर कमांडर्स हो, उनके सेना के अंदर बहुत खलबली मची हुई है, क्योंकि इनके चलते हुए कोई प्रमोट ही नहीं हो सकता है, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कभी बन ही नहीं सकता है। तो ये चीज है, तो इसीलिए ही इज केटरिंग टू हिज ऑडियंस, इसीलिए इतना क्लोज डोर मीटिंग में, इतना लिमिटेड इसमें वो ये सब बयानबाजी किया है। तो उस एंगल से हमें देखना है, बट इसको कभी भी लाइट नहीं लेना है, क्योंकि पागल कुत्ते के हाथ, एक बंदर के हाथ में आप पत्थर देंगे तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे। हम तो तैयार रहना है। हमारी, मगर मेरा एक प्रॉब्लम है भारत के साथ कि अभी भी हम डिफेंसिव हैं। अब कुछ नहीं हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ नहीं हो रहा है, हम वेट करेंगे, दूसरा पहलगाम या पुलवामा होने तक हम वेट करेंगे, उसके बाद जाके मार के आएंगे। क्यों भाई? अभी भी हमारे अज्ञात बंदूकदार जितने भी पाकिस्तान में कुछ कर रहे हैं, वो लोग किसको मार रहे हैं? या तो खालिस्तानी टेररिस्ट को मार रहे हैं, या कश्मीरी टेररिस्ट को मार रहे हैं, मगर इनके आकाओं को किसी को टच नहीं किया। कहां से इनको फंडिंग मिल रही है, किसको कहां से इनको ट्रेनिंग मिल रही है, लॉजिस्टिक्स पूरा इनको कौन ऑर्डर दे रहा है, उनको तो आप टच नहीं किया। चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो इनके डीप स्टेट हो, किसी को टच नहीं किया आज तक। उनको डर नहीं है, कुछ भी करो आपको डर नहीं है। जैसे आपने कहा, अरबों करोड़ों रुपया इन सबके पास है। अब असीम मुनीर को जब डर लगने शुरू होगा कि अब उनका खुद का जमीन जायदाद कोई महफूज नहीं है, तब ये लोग ठिकाने पे आएंगे। इंसान की जान का कोई कीमत नहीं है इनका। इनके मिलिट्री इनके फौजी फाउंडेशन के ऊपर हम वार करना है, वहां इनको नुकसान पहुंचाना है। हाँ जी। ये बोल रहा था कि जामनगर रिफाइनरी पे हमला करेंगे, जामनगर रिफाइनरी से क्या लेना देना इसका? देखिए, जामनगर रिफाइनरी जो है वो अभी रशिया से तेल खरीद के वो प्रोसेसिंग करके फिर आगे यूरोप और यूएस से हम दोबारा उसको बेच रहे हैं। तो क्या इसमें अमेरिकन एंगल है, एक प्रश्न उठता है, क्योंकि रशिया की तेल को रोकने के लिए क्या अमेरिका ने इसको ऐसा बोलने के लिए बोला है? मगर दिस इज अ फार फेच्ड आइडिया, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। बट उनका सोच ये है कि आपका जो बड़े बड़े उद्योगपतियां हैं, जो जिनके पास बहुत जिनके एसेट्स है, उसको मैं टारगेट करूंगा। जब जामनगर में कुछ अटैक होगा, जामनगर तबाह हो जाएगा, तो हमारी जो फ्यूल सिक्योरिटी वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि दो है उधर, एक रिलायंस है और एक आईपीसीएल भी है, सरकार की कंपनी, इंडिया पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो भी है, दोनों है जामनगर में। तो वहां जब अटैक होगा, भारत की जो फ्यूल सप्लाई, एनर्जी सिक्योरिटी जो है, वो तबाह हो जाएगा। तो वो धमकी दे रहा है। अब देखिए,
जब पूरे जंग हो जाएगी, जंग में अब कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। हमने उनके कराची पोर्ट को हमने अटैक किया, उनके शिप्स को तबाह किया, तो उनके ऑयल डिपोस को हमने अटैक किया। जब फुल स्केल वॉर हो जाएगा तब कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसके लिए बोलने का जरूरत नहीं है। अब पीस टाइम में बोलने का जरूरत नहीं है, फिर भी बोल रहा है। और दूसरा बात वो कहा है कि हम भारत को डैम्स बनाने तक वेट करेंगे। ये लोग जब डैम्स बनाएंगे उसके ऊपर 10-10 मिसाइल हम दागेंगे। अब दिस बिकम्स अ वॉर क्राइम, क्योंकि जेनीवा कन्वेंशन के तहत आप डैम्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि डैम्स के ऊपर अटैक करेंगे लाखों लोग उसमें बह जाएंगे, पूरा तबाह हो जाएगा, पूरा उस इलाका पूरा तबाह हो जाएगा। इसीलिए इनकी स्टेटमेंट जो है एक्चुअली इनको जेनीवा क्रिमिनल कोर्ट में घसीट सकते हैं और इनको एक वॉर क्रिमिनल की दर्जा दे सकते हैं। उनका स्टेटमेंट इतना खतरनाक है। तो चाहे वो जामनगर के खिलाफ हो या हमारे डैम्स के खिलाफ हो, ये जो भी बयानबाजी किया है ना, वो अलग बात है कि हम रोक सकते हैं, हमारी पास उतना क्षमता है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। यार अब ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं कर पाया तो अब आगे क्या करेगा ये, तो वो अलग बात है। मगर फिर वो स्टेटमेंट हम सीरियसली लेना है। इनके टारगेट ये होगा तो हमारे टारगेट क्या होनी चाहिए। पिछले बार ऑपरेशन सिंदूर में भी शायद आपको भी पता होगा, हमने उनके JF-17 जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं उस फैक्ट्री को हमने टारगेट किया था, मगर हम मारा नहीं है। तो चाइना को पता चल गया कि हम उनका ये फैक्ट्री को टारगेट करने जा रहे हैं, तो तुरंत चाइना ने पाकिस्तान को चेतावनी दिया है कि जाके उसके पांव पे पड़ जाओ, रोको, नहीं तो ये पूरा तबाह हो जाएगा। उनका पूरा एक्सपोर्ट ऑर्डर चाइना का जो भी था वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमने बस कोई 15-20% हमारे जो टारगेट्स हैं उन्हीं को मारा है हमने, और अभी टारगेट्स बहुत है, हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी डैम्स के ऊपर एक अटैक करेगा तो क्या हम उनके डैम्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते क्या? उनके मंगला डैम हो, तरबेला हो, सक्कोर हो या डायमर बादशाह हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं ना, सबको उड़ा देंगे। वो हमारे ऊपर करेगा तो क्या हम ऐसे चुप बैठेंगे क्या? हम भी अटैक करेंगे ना। तो उसके साथ तो नहीं करना है। अब मान के चलिए कि हमारे डैम्स तबाह हो जाएंगे और पानी यहां से निकल के पाकिस्तान में चला जाएगा। पाकिस्तान भी उसको पकड़ के रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम उसको भी तबाह कर देंगे, पूरा समुद्र में चला जाएगा, उसके क्या काम आएगा वो। तो ये चीज है। तो इसीलिए इसको सीरियसली लेना है और हमारी तरफ से हम काउंटर स्टेटमेंट्स भी देना है उनको। जो जिस बेवकूफी से वो कर रहा है हम उतना बेवकूफी नहीं कर सकते हैं, मगर इतने ही सीरियस एंगल से हम भी उनको आंसर जवाब देना है कि आप ऐसा सोच भी सकते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इनके रावलपिंडी को उड़ा सकते हैं, इनके पूरे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को उड़ा सकते हैं, मिलिट्री इनको को टारगेट करना है। अब हमारी जो फोकस रहना चाहिए, इनके मिलिट्री इनको टारगेट करना है। दुनिया में कहीं भी इनके जितने भी एसेट्स हैं वहां हम टारगेट करना है। तो पूरे वेस्टर्न सोसाइटीज में है, पूरे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये 5 आइज इन्हीं देशों में इनका पूरा प्रॉपर्टीज है, और कुछ गल्फ में है, वो भी दुबई में है लार्जली इनके एसेट्स। तो वहां हमें टारगेट करना है। उन सरकारों से हम ऐसे रिलेशनशिप रखना है कि हमारी इंटेलिजेंस के चलते हुए इनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा हमें। इनको फटफ में खींचना हो या इनके संपत्ति को वहां कुछ ना कुछ कार्रवाई करके इसको एक्सेस ना मिले, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अनलेस यू टच देयर पर्स, इनके बटवे के ऊपर आप हाथ नहीं डालोगे तब तक इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम भारत अभी यहां से अब से ये काम करना शुरू करना है हमें। दैट इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक्स अ लॉट सर, नाइस डिस्कशन। और ये जो है कि इनके बटुए पे कैसे हमला होगा ये भी बात करेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम अराउंड। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर।